का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चंडीगढ़ में हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनाने को लेकर पंजाब और हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने हैं। आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, हम 1 इंच भी जमीन हरियाणा को नहीं देंगे। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। भगवंत मान गलत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, बेवजह के मुद्दों पर लोगों का ध्यान ना भटकाएं। पहले SYL पर पंजाब के लोगों को गुमराह किया, अब भी वही कर रहे हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾਗਾ, 1 ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆਂਗੇ। चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिलना था, अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बनने देंगे? ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई। समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट। इससे पहले भी पंजाब के कई दलों के कई नेता हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन आवंटित करने का विरोध कर चुके हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जमीन दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील भी कर डाली है। बाकी गल्लां छड्डो, पंजाब दी गल जरूरी है। अज मसला पंजाब दा साहब,
ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ, 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਠੇਸ ਵੱਜੂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ क्यों भुगतन। इस मुद्दे पर पंजाब के सभी दल एक सुर में बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के भी सभी नेता चंडीगढ़ पर अपना हक जता रहे हैं और हरियाणा विधानसभा को लेकर पंजाब के नेताओं के रवैये से नाराज दिख रहे हैं। और पंजाब के 3 इशूज हैं, एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। पहले पानी जरूर तो दो। अपना ये बात कहने से पहले भाई हमारा हक क्यों नहीं, हक है हमारा, तो हक का पानी भी दो पहले, और उसका वो दो टेरिटरी। भाई ये हेरिटेज सिटी है, लेकिन एक प्रोसीजर है, अगर आप कर सकते हो तो यहीं बनाओ आपके असेंबली, इजाज़त लेके यहाँ बनाओ, इतना 5 साल में तो मिल जाती है। हाई कोर्ट ने भी तो ले लिया, हाई कोर्ट की भी तो एक्सटेंशन हुई है ना पहले से, जो ओरिजिनल हाई कोर्ट देखो, उसके बाद हाई कोर्ट में और कोर्ट रूम बने, तो यहाँ एक असेंबली और क्यों नहीं बन सकता। अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते। 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है, फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में। कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो। कल को तो पंजाब वाला कहेंगे सेक्रेटरी भी खाली करो। फिर ये भगवंत मान की राजनीति कर रहे हैं। जिस समय हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था, पूरे चंडीगढ़ को 60-40 की रेशो में रखा गया था, चाहे वो विधानसभा थी हरियाणा की, चाहे हरियाणा का सेक्रेटरीट था, या दूसरे दफ्तर थे, या एमएलए हॉस्टल थे, सबको 60-40 के रेशो में बांटा गया। 60% पंजाब को और 40% हरियाणा को दिया गया था। अब क्योंकि जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है, विधानसभा की जरूरत बढ़ी है, और आगे पार्किंग की समस्या आती है, और पर दूसरी दिक्कतें आती हैं, स्टाफ के बैठने की दिक्कत है, तो हरियाणा विधानसभा के लिए नई जगह देने की बात आई। जब 40% शेयर हमारा है चंडीगढ़ पे, तो हमें जगह देने में पंजाब वालों को क्या एतराज है। तो पंजाब की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें करती हैं। कभी एसवाईएल की बात करते हैं। अब एसवाईएल का हरियाणा का हक है, हरियाणा को मिलना चाहिए, परंतु पंजाब के लोग राजनीति करते हैं, हरियाणा की सरकार कमज़ोर है, प्रधानमंत्री के आगे बोलती नहीं। तो ये सारी राजनीतिक बातें हैं। हमारा जो हक है वो एसवाईएल पे भी है, चंडीगढ़ पे भी है, और हाई कोर्ट पे भी है। कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को भी राजनीति से ऊपर उठकर, भाजपा हो, कांग्रेस हो और अन्य दल हो, हरियाणा प्रदेश की जहाँ के हित की बात आए, एसवाईएल के पानी की बात आए, कल भी हुड्डा साहब ने विधानसभा में कहा हो, और हम भी हमेशा कहते हैं कि जहाँ हरियाणा हितों की बात आएगी, राजनीति से ऊपर उठकर सभी दल इकट्ठे होकर हरियाणा की लड़ाई लड़ें। पंजाब जितनी मर्जी आपत्ति जताए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब
हरियाणा और पंजाब का डिवाइड हुआ था, तो ये जो लैंड, जो चंडीगढ़ की लैंड है, ये हरियाणा के अंदर पड़ती थी, हरियाणा की कोटे में आती थी। फिर भी हमने एक बड़ा कदम उठा करके, हरियाणा की उस समय सरकार ने एक बड़ा कदम उठा करके, पंजाब को अपना बड़ा भाई मान करके इस लैंड के अंदर 40-50 की शेयरिंग करी। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, पर आप एक अच्छा कदम उठाते हो एक ग्रेशियस बनने के लिए। आज पंजाब की सरकार इस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, तो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि इन दबदबों का फ़ायदा नहीं है। मामला कभी कोर्ट में जाएगा तो इनको भी पता चल जाएगा। खैर, गलती पंजाब सरकार की नहीं है, इनके मुख्यमंत्री को थोड़ी ज़्यादा पीने की आदत है, वो थोड़ा दिन में ज़्यादा पी लेते हैं। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन पर एक नज़र, उसके बाद करेंगे चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो बड़ी बहस के सवाल क्या हैं, ये आप ग्राफिक के जरिए समझिए। हरियाणा विधानसभा की जमीन के आवंटन से पंजाब को आपत्ति क्यों है, ये आज हमारी डिबेट का पहला सवाल है। सवाल ये भी, क्या नई विधानसभा की जमीन को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, आज इस पर भी चर्चा होगी। सवाल यह भी है, केंद्र ने जमीन आवंटित कर दी, अब विरोध करने का क्या असर होगा। जमीन केंद्र की तरफ से आवंटित की गई है, अब विरोध इसका हो रहा है। सवाल यह भी है कि कैसे खत्म होगा पंजाब हरियाणा का टकराव। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आज इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। तो मेहमानों के पास जाएं उससे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर नई विधानसभा की जरूरत क्यों आन पड़ी है। तो देखिए, अभी 90 विधायक हैं और 90 ही सीटें हरियाणा के अंदर है विधानसभा की। नए परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या 125 तक हो सकती है, इसलिए और ज्यादा जगह की जरूरत है। क्योंकि अभी 90 सीटें हैं और ये संख्या बढ़ सकती है, 125 तक पहुंच सकती है, इसलिए नई जगह की जरूरत पड़ रही है। नई विधानसभा में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था। 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया पंजाब से अलग होकर। विधानसभा भवन का 60% हिस्सा पंजाब को मिला और विधानसभा भवन का 40% हिस्सा हरियाणा को मिला। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका सीधा परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से प्रवक्ता, दिनेश जी आपका स्वागत है। अमनदीप केसरी इनेलो से प्रवक्ता हैं, अमनदीप जी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता शशि वीर शर्मा हमारे साथ हैं, शशि वीर जी आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी मलकानिया जी आपका स्वागत है। सबसे पहले केसी मलकानिया जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर, टकराव की स्थिति बनी हुई है दोनों राज्यों के बीच में? मलकानिया जी आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद भारत का जो भारत और पाकिस्तान बना था, उसमें भी पंजाब का बंटवारा हुआ था। पंजाब की जो राजधानी थी वो लाहौर थी और उसके बाद जो लाहौर जो था वो पाकिस्तान में चला गया और स्वतंत्र भारत में चंडीगढ़ जो है वो पहले शिमला राजधानी रही, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में राजधानी का निर्माण किया गया था। और जब राजधानी बन गई उसके बाद 1966 तक ये चलता रहा। पर इसी बीच मास्टर तारा सिंह, फतेह सिंह फेरुआ ये पंजाबी सूबे की मांग करते रहे कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए भाषा के आधार पर। तो 1
नवंबर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और जो हिंदी भाषा इलाके थे वो हरियाणा को दे दिए गए, जो पंजाबी भाषा थे वो पंजाब को दे दिए गए, और जो पहाड़ी इलाके थे वो हिमाचल में, जैसे कांगड़ा कुल्लू वगैरह थे, वो हिमाचल में चले गए। तो जो बंटवारा हुआ वो चंडीगढ़ जो है वो दोनों राज्यों की राजधानी रखा गया, और इसमें कई बार आया समझौता, संत लोंगोवाल समझौता, राजीव संत लोंगोवाल समझौता हुआ, उसमें कुछ पैसा हरियाणा को देने की बात की गई, कुछ गांव देने की बात की गई, राजधानी की बात हुई। और बंटवारा तो ऐसे हुआ था कि यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर मनी माजरा वगैरह इलाका जो है वो हरियाणा को दे दिया गया था। यहाँ तक कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को तनख्वाहें वगैरह भी बांट दी गई थी, परंतु वो समझौता बाद में सिरे नहीं चढ़ सका। अब जब 60-40 का आपका बंटवारा हुआ है, चंडीगढ़ पर हक है, तो पंजाब जो है वो किस आधार पर आप कह सकता है कि हरियाणा को आप जमीन ना दो, या हरियाणा जो है अपनी जो है यहाँ विधानसभा इसमें है 60-40 के रेशो से है, परंतु पंजाब ने कुछ और विधानसभा के कमरे दबाए रखे थे। ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने विधानसभा पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग उठवाई थी और वहां जाकर कमरे चेक भी किए थे और मिलकर बात की थी कि जो हमारे कमरे ये खाली कर दिए जाएं। उसके बाद बात चली कि अब परिसीमन के बाद जो हरियाणा की विधानसभा उसमें 90 सीटें हैं, तो 125 के करीब हो जाएंगी, तो विधायकों को बैठने के लिए और विधानसभा के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो इसके लिए क्यों ना हो कि हम इसको अलग विधानसभा बनाएं, और उसके लिए पंचकुला वगैरह में जगह भी देखी गई, परंतु इसका विद्रोह हुआ कि हमारा चंडीगढ़ में हिस्सा है, तो हम उसको छोड़कर हरियाणा में कहीं और क्यों राजधानी में, इससे तो हम अपना हक छोड़ देंगे। तो इसका निर्णय अब हो गया है। जब आप जमीन दे रहे हैं, अगर चंडीगढ़ से आप 10 एकड़ ले रहे हैं, 12 एकड़ जमीनों को दे रहे हैं, तो पंजाब को इसके लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। और सैनी जी ने आप कहा मुख्यमंत्री ने कि हम हरियाणा जो है वो छोटा भाई है, जब बंटवारा हुआ हमारा पॉलिटिक रेसा है और चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, विधानसभा में भी हिस्सा है। और हुड्डा जी ने ये बात बड़ी क्लियर कर दी कि जब हमारा विधानसभा में हिस्सा है, हम और जगह हम ना जमीन दे, हमें तो यही एक्सटेंशन करनी चाहिए जो विधानसभा, जैसे हाई कोर्ट में एक्सटेंशन की गई है, इसी तरह जो है विधानसभा एक्सटेंशन हो सकती है। परंतु जब ये एक जमीन अलॉट कर दी गई है, 10 एकड़ कर दी है, इधर हरियाणा 12 एकड़ दे रहा है, तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पंजाब को इसकी क्या तकलीफ है, क्योंकि जो जमीन दी जा रही है वो चंडीगढ़ के साथ लगती है। हरियाणा जो जमीन दे रहा है, तो पंजाब चंडीगढ़ की तो कोई जमीन नहीं दे रही, और चंडीगढ़ इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, उस पर 60-40 का रेशो का चाहे डिवीजन है, परंतु हक ना पंजाब का ना चंडीगढ़ का, केंद्र का इस पे हक है, और केंद्र ही इसका आवंटन करेगा। तो 60-40 का रेशो के हिसाब से हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन दी जानी चाहिए, और इसमें पंजाब को किसी प्रकार की ना नुक्कड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर। नया धवन जी, आवंटन तो हो चुका है पहले ही केंद्र की तरफ से, अब इस पर विवाद की स्थिति बन रही है, फिर से रिएक्शंस आ रहे हैं राजनीतिक तौर पर, किस तरह से हल होगा अब ये मसला? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये विषय बहुत गंभीर विषय है, और इस विषय में मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा के सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले राजनेताओं को, व्यक्तियों को एक वाइज तरीके से सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा, हमारे साथ में जो एडवोकेट सर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि लाहौर जब राजधानी था संयुक्त पंजाब था, पार्टीशन के बाद लाहौर चला गया पाकिस्तान में, और फिर चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया। संयुक्त पंजाब से जब हरियाणा 1966 में अलग हुआ, उस समय हरियाणा की राजधानी और पंजाब राज्य की राजधानी 9 जून 1966 को यह फैसला हुआ, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें यह लिखा गया कि ये केंद्र शासित राज्य बनेगा और पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ जो है वो काम करेगी। तो उस पर लिखा गया था कि दोनों प्रदेश की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ होगी। तो मुझे लगता है कि जो आज पंजाब सरकार के लोग, कोई भी सरकारें रही हो, वहाँ के राजनेता जो पंजाब पर जो राजनीति कर रहे हैं और मालिकाना हक जता रहे हैं, वो मालिकाना हक तो केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, उस पर ना तो पंजाब का अधिकार है और ना ही हरियाणा का अधिकार है। दूसरा तथ्य मेरा ये है कि जब भी हाई कोर्ट में
पंजाब की तरफ से रेजोल्यूशन पेश दस्तावेज पेश होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो पंजाब सरकार ने हर डॉक्यूमेंटेशन में, हर दस्तावेज में ये लिखा है कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और इस पर 60% का पंजाब का हिस्सा है और 40% जो है वो हरियाणा का हिस्सा है। दस्तावेजों पर तो 60 और 40 का मालिकाना हक दिखता है या राजधानी के रूप में हमारा हक दिखता है, लेकिन जब नेताओं के भाषण हो, राजनीतिक मंच हो या फिर चुनाव का मौसम हो या फिर किसी भी विषय को लेकर राजनीति, वोट के आधारित राजनीति करने का मसला हो, तो पंजाब के नेता जो हैं वो हरियाणा को कहते हैं कि हमने आपको आपका हक दे दिया, हमने सब कुछ दे दिया और अब आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है, चंडीगढ़ आप खाली करें। मैं यहाँ पर ये विशेष तौर पर बताना चाहूंगी, जो हमारे एडवोकेट सर ने एक छोटा जिक्र भी किया था कि जो संसाधन थे हमारे चंडीगढ़ के, वो चंडीगढ़ के संसाधनों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसमें जो विधानसभा का आज भवन है, उसमें 17 अक्टूबर 1966 को पंजाब राज्यपाल के, जो तत्कालीन राज्यपाल थे, उनके चीफ इंजीनियर कैपिटल प्रोजेक्ट चंडीगढ़ की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग में बुलाकर 3 हिस्सों में उस भवन को भी बांटा गया था, जिसमें सचिवालय को, पंजाब सचिवालय को 30,890 स्क्वायर फीट की जगह मिली थी और हरियाणा की विधानसभा के लिए, सचिवालय के लिए 24,630 स्क्वायर फीट जगह मिली थी, जिसमें से आज भी पंजाब ने 20 कमरों पर कब्जा किया हुआ है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर कमरा संख्या 27 से 30 तक पंजाब के पास है, जो कि हरियाणा का हक है। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर 14 कमरे हैं जिन पर पंजाब ने कब्जा किया हुआ है, जिस पर हरियाणा का हक होना चाहिए था। 1966 में हमारे विधायक थे हरियाणा के 54 विधायक और 1967 में हुए 81 और 1977 में हुए 90 विधायक। तो अब परिसीमन आने वाला है और 2026 में परिसीमन के बाद और विधायकों की सीट बढ़ेंगी। तो ये परिसर जो है, ये परिसर बहुत कॉम्पैक्ट है। आप अगर देखा हो आपको से किसी ने, तो आपको पता होगा कि बहुत ही कॉम्पैक्ट जो है वो भवन है, वहाँ पर विधायकों की बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और जो विजिटर गैलरी है वो भी बहुत कॉम्पैक्ट है, इसलिए अब नई सीट लगाने का वहाँ पर बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक है। नेहा जी, मैं लौटूंगा, आपका पक्ष आया। अब मैं शशि वीर जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं अमनदीप जी और दिनेश जी आपके पास आता हूं। शशि वीर जी, क्या पक्ष पंजाब का, चूंकि अब ये हरियाणा कह रहा है कि आवंटन अगर पहले हो चुका, जमीन के लिए प्रस्ताव पहले आ चुका है, तो फिर अब इस पर बवाल कैसे और क्यों हो रहा है? शशि वीर जी, आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए खुद को। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, शशिवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है टेक्निकल इशू है, इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटकर आ रहा हूं। दिनेश अग्रवाल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का सर इस मुद्दे पर? पराग भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। जहां तक स्टैंड की बात है, आपने अभी प्रोमो के अंदर भी माननीय हुड्डा साहब का, अरोड़ा साहब के बयान आपने सुनाए थे, हमने भी सुने और बाकी सब लोगों ने भी सुने। मैं बार बार उन बातों को रिपीट करके चैनल का समय नहीं खराब करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी भाजपा प्रवक्ता मेरी बहन नेहा धवन जी बहुत पुराने आंकड़ों को रख रही थी, परंतु आपकी जो डिबेट का विषय रहा वो ये रहा कि केंद्र ने जमीन आवंटित कर दी है और एक आपका विषय था कि ये विवाद खत्म कैसे हो सकता है। बड़ी बात यह है कि ये विवाद शुरू क्यों हुआ, किस लिए हुआ, समझने की जरूरत इस बात को है। देखिए, हरियाणा पंजाब के मामले बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम लोग दो बात कहते हैं बार बार, यहाँ पैनल पे बैठे लोग भी इस बात को सभी स्वीकार रहे हैं, मेरे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कह रहे थे, बीजेपी वाले भी कह रहे थे और भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि चंडीगढ़ 60-40 का शेयर है, परंतु केंद्र शासित प्रदेश है। और हुड्डा साहब कह रहे थे कि हमें 27% अभी तक चंडीगढ़ में मिला है, हमें 40 तो अभी तक मिला भी नहीं।
अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता कोस रहे थे इस बात को लेकर, बोले कि हुड्डा साहब जब 27% है तो आप 10 साल सरकार में रहे, आपने 27 की 28% क्यों नहीं कर ली। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पलट के कि 10 साल से तो आप केंद्र और हरियाणा दोनों में बैठे हो, आपने 27 की 28 क्यों नहीं कर ली? और ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ है, मैं पहले उसकी जड़ में जाऊंगा, उसके बाद उसका हल सोचेंगे हम। जड़ इसकी सीधी सी है कि अभी जो 3 काले कृषि कानून आए वो सारे देश को पता है। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और केंद्र की सरकार को वो अपने कानून वापस लेने पड़े। वो जो 3 काले कृषि कानून वापस लिए थे उसकी लड़ाई है असल में। आप एक चीज बताइए, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भाई पंजाब सरकार बात करे एमएसपी पर, बात करे मुआवजा देने के ऊपर। दूसरे को ज्ञान देना बड़ा आसान है। क्या हरियाणा में एमएसपी दी उन्होंने? 1800 रुपए में धान पिट रहा है जो 3100 रुपए बोला गया था। पर मैं डिबेट से भटकना नहीं चाहता, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ध्यान डाइवर्ट कर रही है पंजाब की सरकार। पंजाब की सरकार ध्यान डाइवर्ट नहीं कर रही, ध्यान डाइवर्ट कर रही है केंद्र की सरकार। आप समझिए बात को, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। 3 काले कृषि कानूनों को जो वापस लिया उसकी वजह से अमित शाह और मोदी जी ने सोच लिया कि भाई हमारी नीची हुई है और आदत नहीं है मोगेम्बो को झुकने की। उन्होंने सोचा कि किस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया था वो नारा यहां लागू किया जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, हरियाणा और पंजाब को लड़ाओ आपस में, इसके किसानों को लड़ाओ आपस में, जिससे कि तुम्हारे सामने आके खड़े ना हो। जब आप बात करते हो कि हम 90 के 126 होने जा रहे हैं, हमारे को जगह की जरूरत है, तो मैं कह रहा हूं वो भी तो 117 के 164 होने जा रहे हैं, उनके भी तो 47 विधायक बढ़ेंगे। और जिन 20 कमरों पे कब्जे की बात आप करते हैं, केंद्र में आप बैठे, हरियाणा में आप बैठे, 20 कमरे खाली नहीं कराए गए आप पे। जब आप 20 कमरे नहीं खाली करा सकते, आप पंजाब से पानी लेने की बात करते हो। एक समय था जब अकाली दल की सरकार पंजाब में थी, आपका सहयोगी था। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, आपके सहयोगी थे। केंद्र में वाजपेयी जी थे, आपकी सरकार थी। तीनों जगह आप बैठे थे, फिर भी आपने हल नहीं किया। लेकिन अब आप दोष मढ़ोगे दूसरों के ऊपर। भगवंत मान तो अभी बोले नहीं है, मैं प्रवक्ता कांग्रेस का हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं भगवंत मान तो नहीं बोले, लेकिन नायब सैनी डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि द्वेष पैदा ना करे, एमएसपी पर बात करें। अरे भैया तुम तो कर लो एमएसपी पर बात, तुम तो बात कर लो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, जानबूझकर ये झगड़ा पैदा किया गया है। और क्यों किया गया मैं बता रहा हूं। पराग भाई एक छोटा सा प्रश्न है कि जब आप ये कह रहे हो कि केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, नेहा जी आऊंगा थोड़ा सा, 40% हिस्सा है उसमें हरियाणा का। जब आपका हिस्सा 40% है, हम भी कहते हैं 40 है, हम हरियाणा का हक नहीं छोड़ेंगे। अगर भाजपा की सरकार अड़ेगी तो हम उससे पहले अड़ेंगे हरियाणा के हक के लिए। परंतु जब सब कुछ हमारा है, फिर आप 12 एकड़ जमीन किस बात की दे रहे हैं, क्या बताएंगे अमित शाह जी और मोदी जी? ठीक है सर, चलिए मैं इस पर आऊंगा, नेहा जी से जवाब भी लूंगा, वो जवाब देना भी चाह रही हैं। ठीक है दिनेश जी, आऊंगा लौटकर, अगले राउंड में आऊंगा। अमनदीप जी के पास मैं जा रहा हूं, अमनदीप जी का एक रिएक्शन, उसके बाद फिर नेहा जी आपके पास में आ रहा हूं। ठीक है दिनेश जी, अब 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। दिनेश जी बहुत जल्दी से कंक्लूड करिए। क्यों की जा रही है, किस बात की दी जा रही है ये? जब जमीन हमारी है, चंडीगढ़ हमारा है, 40% है, केंद्र शासित है, फिर 12 एकड़। ठीक है सर, आ गया सवाल, आ गया आपका। मैं नेहा जी के पास इसको लेकर जाऊंगा। ठीक है, नेहा जी के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अमनदीप जी किस तरह देख रहे हैं इस मसले को? जी देखिए पराग जी, सही में मुद्दा बहुत गंभीर है और इस गंभीर मुद्दे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी राष्ट्रीय पार्टियां खासकर हरियाणा में राजनीति करती हैं, आप उनके रवैये को देखिए। आपने पंजाब के सभी नेताओं की प्रतिक्रिया को सुनाया, उन सभी नेताओं ने एक सुर में बोला, लेकिन हरियाणा के अंदर और हरियाणा की राष्ट्रीय पार्टियों के अधीन जो नेता हैं, आपने उनकी प्रतिक्रिया को भी सुनाया। आप देखिए कि हरियाणा की नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी, क्या वो उतने सख्त लहजे में थी? चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात हो,
किसी की भी नहीं, केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक भाई अर्जुन चौटाला ने बड़े कड़े शब्दों में जिस प्रकार से पंजाब का प्रत्येक नेता बोल रहा था, और इवन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सुशील झाकड़ जी जिस लहजे में बोल रहे थे, उस लहजे में जवाब देने की हमारे राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं की हिम्मत नहीं है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि इनकी जो यस और नो है, इनकी हैसियत है वो दिल्ली से बंधी हुई है। इनकी हिम्मत नहीं है कि हरियाणा के हकों की आवाज ये बुलंद कर सके। और हम फिर भी बार बार ये कहते हैं कि आपके बस की बात नहीं है तो आप हमारे ऊपर छोड़िए। केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही हरियाणा का एकमात्र क्षेत्रीय दल है, और हरियाणा के हितों को लेकर के केवल हमारा एक ही एजेंडा है कि हरियाणा के हित सर्वोपरि होने चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश जी बहुत जोश में बोल गए कि एक समय ऐसा था कि भाई चौटाला साहब की और उनकी सरकार सेम थी, तो हालांकि वो भूल चुके हैं कि 2002 में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब के बने थे, ठीक है, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, और 2004 में SYL का फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ही राज में हरियाणा के हक में आया, और उनकी पैरवी की वजह से आया। आपके अंदर इतना दम नहीं है, और आप बात छोड़िए सरकारों की, आप तो आज भी सख्त लहजे से अपने नहीं बोल सकते कांग्रेस के नेता कि हम अपना हक लेकर के रहेंगे। इतनी सी बात बुलवा दीजिए कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि अगर वो बोलेंगे उनको एकदम से ऊपर से गुड़की आ जाएगी दिल्ली से, और दिल्ली के सामने वो पूंछ हिलाते हैं। यही हालत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको पंजाब की जनता ने बिल्कुल नकार दिया, वहां एक पंचायती सदस्य बनने के लिए भी इनको मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि हल्का सी, आपने देखा ना पंजाब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के किसने सख्त लहजे में बोले, और हमारे मुख्यमंत्री डर के मुद्दे से भटक के किसानों की बात करने लगे। अरे आप एक बार स्ट्रॉन्ग मैसेज तो दीजिए कि भाई हम चुनी हुई जनता है, हम लेकर के रहेंगे, हम किसी का हक छीन नहीं रहे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग विल की जरूरत जो हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन सभी राष्ट्रीय पार्टियों से गायब है, और इनके बस की बात नहीं है। ठीक है, हालांकि हमारा स्टैंड यही है कि ये आगे बढ़े, हम इनके साथ हैं, और इनकी बस की बात नहीं है, फिर हमें आगे करें, हम लेकर के दिखाएंगे। ठीक है सर, दिनेश जी आऊंगा, थोड़ा सा आपको रुकना होगा। नेहा जी आपके पास भी मैं आऊंगा। शशिवीर जी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, एक रिएक्शन पहले मैं उनका ले लूं। शशिवीर जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है जी। शशिवीर जी, क्या पक्ष पंजाब सरकार का है और किस तरह से इस मुद्दे का हल हो पाएगा? क्योंकि अब रिएक्शंस भी हम देख रहे हैं, एक बार फिर, इससे पहले भी हमने रिएक्शंस इस मुद्दे पर देखे थे, लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला गर्मा रहा है। जी, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के लिए एक कैपिटल से ज्यादा इमोशंस है, क्योंकि जिस तरीके से पहले बंटवारा हुआ 1947 में, तब लाहौर से हम यहाँ चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी की बात थी, चाहे और मसले मसाला थे, उसको लेके पहले दिन से हम क्लियर थे। और अब पास में देखिए जिस तरीके से पास में पार्टीज रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने पंजाब को उलझाने की कोशिश की है। सिमिलर तर्ज के ऊपर आज सेंटर में बैठी हुई बीजेपी पंजाब को कहीं ना कहीं हर जगह के ऊपर, चाहे वो किसानी का मसला था और चंडीगढ़ में प्रदेश के इशू के ऊपर पंजाब को, चाहे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज करने की बात हो, चाहे पंजाब को डिस्टर्ब करने की बात हो, ये इशूज उठा रही है। अब देखो जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा एक बात होती है कि हम आपको 12 एकड़ जमीन देंगे, फिर ये सब चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन दी। अगर आपके पास ऑलरेडी 12 एकड़ जमीन पड़ी है तो आपको 10 एकड़ की जरूरत पड़ी है, वहां पे बना लीजिए अपना। तो दूसरा, अगर पास में जाइए, मैं एक बात जब पिछले टाइम के ऊपर सबसे पहले जब पंजाब रीऑर्गेनाइज एक्ट की बात करते हैं, यहाँ मेरे साथ नेशनल खिड़कियों में सारे प्रवक्ता जो है वो हरियाणा को बिलोंग करती हैं, तो इसकी मजबूरी रहेगी कि हरियाणा का स्टैंड है। लेकिन वो सच बोलने की हिम्मत किसी ने नहीं होगी, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वहाँ पे कहीं पे भी 60-40 रेशो कहीं पे मेंशन नहीं है। ये सिर्फ एक अपनी तरफ से बनाया हुआ यहाँ के लोगों का है कि हरियाणा के लोगों को किस तरीके से इस तरफ ले जाया जा सके, ताकि वो मुद्दे को हरियाणा और पंजाब की वॉर बनाया जा सके। लेकिन पंजाब का स्टैंड क्लियर है। आज पंजाब का वफद राज्यपाल जी को मिला, राज्यपाल जी को सारी बातों क्लियर कर दिया, उनको डिटेल में बताया है कि इस पे पंजाब का हक है। क्योंकि अब देखो जिस तरीके से नए स्टेट बनते हैं, जब नया स्टेट कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है तो उसको वहां पे नई कैपिटल मिलती है।
चाहे आप झारखंड देखिए, झारखंड बिहार से निकला, उसने नई राजधानी खड़ी की। उसी के साथ साथ अब देखिए उससे पहले उत्तराखंड निकला है, उन्होंने अपनी नई राजधानी खड़ी की। और इसी तरीके के ऊपर जब पहले पार्टीशन हुआ था तो बादशाह के आधार के ऊपर हुआ था, और बादशाह के आधार के ऊपर तब हमने बड़े भाई की तरह छोटे भाई समझ के हरियाणा को थोड़े दिन का समय दिया था कि थोड़े आने वाले चंद महीनों में ये अपना वो सेटअप ऑर्गेनाइज कर लेंगे। कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये चीज नहीं लिखी हुई कि इसके ऊपर हरियाणा का हिस्सा है, पूरे हरियाणा 40% ऊपर। तो ये चलता गया, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसमें भी डिक्लेयर कर दिया कि पंजाब को चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। और उसके बाद चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पंजाब को जाने की कोशिश की, बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 5 टेन्योर कांग्रेस के निकल गए, 3 टेन्योर उसके बाद बीजेपी के निकल गई। लेकिन इन्होंने हर बार आकर पंजाब को और हरियाणा को आपस में आमने सामने खड़े करने की बात की। ठीक है, मसले के ऊपर एक बात क्लियर की कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा है और पंजाब का हिस्सा रहेगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पंजाब के 22 गाँव उजाड़कर चंडीगढ़ बना है। खरड़ के हमारे 22 जो विलेज थे उनको उजाड़ा गया है, चंडीगढ़ स्टैब्लिश किया गया। हम 1947 में भी उजड़े, राजधानी बनाने के लिए भी उजड़े, और जब बादशाह के आधार के ऊपर डिवीजन हुई तब भी हमारा कुछ पार्ट उस साइड में रह गया। तो उस चीज को देखते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी, इसमें मैं कांग्रेस को भी जिम्मेवार समझता हूँ, बीजेपी को भी जिम्मेवार समझता हूँ, जिन्होंने पंजाब के साथ हमेशा ही सुतला व्यवहार किया है, चाहे आज की बात है चाहे पहले की बात है। अब बीजेपी प्ले कर रही है। अब देखिए पंजाब का इन्होंने आरडीएफ के पैसे रोके हुए हैं, पंजाब से लिफ्टिंग नहीं की जा रही, ये भी पंजाब को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, पंजाब की जांचें इन्होंने रोक दी, पंजाब का क्रिकेट मैच इन्होंने रोका, और अब पंजाब में नया मसला खड़ा करने के लिए पंजाब में ये चंडीगढ़ का इशू खड़ा कर रही है। ठीक है, तो पंजाब के लोग बेहतर जानते हैं, जो जिस तरीके से सेंटर के जैसे बीजेपी पंजाब के साथ जो कर रही है, लोग इनका आने वाले समय के ऊपर वोटों में तो जवाब दे चुके हैं। ठीक है, हर जगह उस चीज के मुझे खानी थी। ठीक है सर। नेहा जी रखिए अपनी बात, फिर दिनेश जी और अमनदीप जी आपके पास आऊंगा। मैं जल्दी अपनी बात रखती हूँ पराग जी। मैं बहुत ही आहत हुई हूँ मेरे साथी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल कर गए हैं उनकी बातों से। उन्होंने बहुत ही बिल्कुल कठोर शब्दों में ये बात की कि उनके लिए तो चंडीगढ़ का मसला जो है वो भावनात्मक है। मैं पूछना चाहती हूँ क्या हरियाणा वासियों के लिए वो मसला भावनात्मक नहीं है? आपने हमें अलग कैसे महसूस कर लिया? हरियाणा वासियों की रगों में भी 5 आबों की आबो हवा ही बसती है, हमारे अंदर भी वही आबो हवा है। एक जमीन का टुकड़ा अलग हुआ, केवल कागजों पर हरियाणा और पंजाब प्रांत अलग हुआ, लेकिन जब संयुक्त परिवार पंजाब था तो हम भी तो आपके एक साथ एक जैसे भाई बंधु ही हैं। आपने हमें अलग कैसे महसूस कर लिया? तो क्या चंडीगढ़ हमारे लिए भावनात्मक नहीं है? आप ये बात मानते हैं? मीडिया में आकर आपने ये बात स्वीकार की कि बिल्कुल सही बात है, केवल राजधानी नहीं है, ये बात आपने स्वीकार की। ये बात अच्छी है, क्योंकि वो अगर हम भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से बात करें तो वो भूमि का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ना तो पंजाब के अंदर आता है ना हरियाणा के अंदर आता है, वो आता है केंद्र सरकार के अंदर, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है। दूसरी बात, ये मसला सॉल्व कैसे होगा आपने मुझसे पराग जी पूछा था, और दिनेश अग्रवाल जी ने जो बात कही कि मैं पुराना डाटा प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन दिनेश जी वो इसी मसले से जुड़ा डाटा था इसीलिए प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन मेरी बाइट लंबी हो गई थी जिससे पराग जी ने बीच में मुझे रोक दिया, वरना मैं इस विषय में पर भी आ रही थी कि ये मसला सॉल्व कैसे होगा। मैं आपको 5 चीजें बताती हूँ पराग जी, जिससे ये मसला हल हो जाएगा। जल्दी बताऊंगी। पहली बात, SYL का पानी का हिस्सा हमें दे दीजिए। दूसरी बात, विधानसभा भवन में जो हमारा हिस्सा है वो हरियाणा को दीजिए। तीसरी बात पंजाब यूनिवर्सिटी पर जो हरियाणा का हिस्सा है वो हमें दीजिए, क्योंकि सभी संसाधनों पर 60-40 का रेशो का डिवीजन हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पर हमारा आज तक भी हिस्सा नहीं हमें मिला है। चौथी बात, जो हिंदी भाषी क्षेत्र आज भी पंजाब के अंडर में है, जिन जिलों को हमें देना था हरियाणा को वो पंजाब ने अभी तक नहीं दिया, वो हिंदी भाषी क्षेत्र हमें दीजिए। ये सब दीजिए और चंडीगढ़ ले लीजिए। हमने तो हमेशा ये बात कही है कि आप चंडीगढ़ ले लीजिए, आप सब हमें हमारा पूरा हिस्सा तो दीजिए। जब आप पूरा हिस्सा भी नहीं दे रहे, आपकी भावनाएं अलग हैं, हमें आपने भावनाओं से भी दूर कर दिया। क्या उस जमीन के टुकड़े से अगर आपको वो टुकड़ा लगता है, आपको उस पर अपना वर्चस्व कायम करना है, तो क्या वो जमीन के टुकड़े से हमारा लगाव नहीं है? हमारा भी लगाव है उतना ही। इसीलिए एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, एक छोटी सी विषय आपने दिया था कि जमीन लेकर जमीन क्यों दे। पराग जी, ऐसा बहुत बार देखा गया है पूरे भारत देश में
कि सरकार से कई बार जमीन ली जाती है तो उसके पैसे दिए जाते हैं, कई संस्थाएं भी ऐसा करते हैं, कई विभाग भी ऐसा करते हैं, और एक विभाग से दूसरा विभाग भी जब जमीन लेता है या फिर लीज पर कोई भूमि लेता है तो भी लीज की पेमेंट होती है। हमने तो 550 करोड़ रुपए देने की भी मांग की थी, लेकिन अगर हम जमीन के बदले में जमीन दे रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ को हम नहीं छोड़ना चाहेंगे। हमारे लिए भी ये उतनी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। ठीक है। और दिनेश जी ने जो अभी अपनी मेरी तरफ तो उंगली उठाई कि मैं विषय से हट रही हूँ, मैं विषय से नहीं हट रही थी, आप विषय से हटे जब आपने ये मुद्दा भी कृषि बिल पर और किसानों के आंदोलन पर लाकर खड़ा कर दिया। इस राजनीति से बचे। ठीक है, ठीक है दिनेश जी, रखिए अपनी बात। हाँ बोलिए। पहली बात देखिए, अकाली दल का गठन हुआ 1920 में। 1980 में अकाली दल के कुछ सदस्य जो थे उनके, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने खालिस्तान की मांग रख दी। लेकिन जब 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ तो उन लोगों ने उस समझौते के बाद अपनी मांग खत्म कर दी। 1985 से 1987 तक राजीव लोंगोवाल समझौते को जो लागू नहीं होने दिया वो भाजपा और चौधरी देवीलाल थे। ये भाई मेरे जो बैठे बोल रहे हैं ना, अरे तो नहीं कैसे तो मैं आपके बीच में नहीं बोला, जवाब दे देना। 1985 से 1987 तक जो न्याय यात्रा, न्याय युद्ध डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल ने चलाया था, याद कर लो वो दौर। तब आपने राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किया, आपने समझौता लागू नहीं होने दिया, और आप दोनों, आप और भाजपा मिलकर 87 में सत्ता में आए। उसके बाद आप दोनों मिलकर 99 में सत्ता में आए, आप दोनों मिलकर फिर 2000 में सत्ता में आए। उसके बाद आपने उसी इनेलो से निकली हुई जेजेपी को साथ लेकर सत्ता चलाई। 1977 से लेकर 2024 तक का समय 48 साल तक भारतीय जनता पार्टी और इनेलो की जो दूसरी टीम है जेजेपी, ये मिलकर एक दूसरे के साथ सत्ता भी चलाते रहे और ये जो समझौते होते थे उन समझौतों का विरोध करते रहे। 48 साल का समय इन लोगों ने बर्बाद किया। लेकिन आज जो हो रहा है पराग भाई, वो ये हो रहा है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं उनकी एकजुटता रास नहीं आ रही। आज दिक्कत क्या है उनको? उन्हें दिक्कत ये है कि अगर ये किसान आपस में लड़ते रहें, हरियाणा के और पंजाब के, उसका विवाद अब हो रहा है ना, विवाद हम लोग बैठे विवाद तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये विवाद कर दिया बीजेपी ने। बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जिन भ्रष्टाचारियों के साथ ये रहते हैं उनको कहते हैं एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ 10 सेकंड और ले रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान कर लिया है कि हरियाणा पंजाब के किसान को लड़ाओ, उसका ध्यान डाइवर्ट कर दो। ना एमएसपी की बात चलेगी, ना उसके मुआवजे की बात चलेगी, ना उसके पानी की बात चलेगी। हरियाणा पंजाब का विवाद खड़ा हो जाएगा और किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएगा। अंत में अपनी जमीन थक हार कर, दुखी होकर आत्महत्या से बचने के लिए अडानी अंबानी को सौंप देगा। ठीक है, ये इनका छुपा हुआ एजेंडा है। ठीक है अमनदीप जी, और जहां तक बात इनेलो के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, अपना इतिहास उठा लो। 85 से मैं बता रहा हूँ का विरोध करने वाले लोग हो, और इस बात को बता दीजिए कि 1977 से लेकर 2024 तक आप भाजपा के सहयोगी रहे या नहीं रहे। ठीक है, चलिए अमनदीप जी के पास में जा रहा हूँ। अमनदीप जी, हम तो चाहते हैं विवाद ना हो, विवाद का समाधान हो। अमनदीप जी। जी, मैं वो कह रहा हूँ, उम्र में बड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा 1985 से लेकर 87 तक हमने, इंडियन नेशनल लोकदल ने, चौधरी देवीलाल ने राजीव लोंगोवाल समझौता नहीं होने दिया। पूरे दुनिया के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में पहला उदाहरण इन्होंने पेश कर दिया। एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप सम्मानीय बहुत बोला आपने, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। पूरे विश्व के इतिहास के, लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी बड़ी इन्होंने बात कह दी कि जब राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ, आज तक उतनी बहुमत नहीं आई 413 सांसदों की, और जिन नेताओं के पास एक भी सांसद नहीं था उन्होंने तो समझौता होने नहीं दिया, और जिसके पास विश्व में सबसे बड़ी बहुमत थी उसकी अगर इच्छा शक्ति थी, वाह, ये क्या बात कह दी आपने। 85 से लेकर 87 तक आप ये बताइए कि चौधरी देवीलाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो किस हैसियत से कौन सी सरकार के अंदर जिम्मेवार थे।
आपकी प्रदेश में भी सरकार थी, आपकी केंद्र में भी सरकार थी। ठीक है। आपने सिखों का नरसंहार करके, ठीक है। सिखों का नरसंहार करके प्रचंड बहुमत से 413 सांसद बनाए। ठीक है। आज तक उतने सांसद नहीं आए और इतनी घटिया बात आपने कह दी ठीक कि है। भाई ये और मैं एक और सुन ले जाए। नहीं नहीं पराग जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। हाँ। 2004 के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, और उस दूसरी तरफ पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 2007 तक ऐसी स्थिति रहती है कि तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनती है। तब ये कहां चले गए थे बड़े बड़े महानुभाव? ठीक है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार। ठीक है। इनकी इच्छा शक्ति। ठीक अब है। मैं आखिरी जवाब पंजाब के उस भाई को देना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। उन्होंने भी बिना तथ्यों की इनकी तरह बात कर दी, हालांकि इन्हीं के सहयोगी है कांग्रेस के। जैसे वो बात कर रहे हैं, इन्हीं की मंशा दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने अपने गांव दिए। अरे भाई, पंजाब के जिस रीजन को आप केवल माझा, मालवा और दुआबा गिनते हो, आप पुआध रीजन को भूल जाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप पुआध रीजन के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हो, और वो पुआध रीजन के गांव थे। पुआध रीजन को रिस्पेक्ट अगर दी है तो किसी ने हरियाणा ने दी है। आप बता दीजिए, पंजाब में तो चौथा रीजन गिना नहीं जाता। और एक और मैं बता दूं, जितना बचा कुचा पंजाब पुआध का रीजन है, चाहे खरड़ का है या मोहाली के आसपास का रीजन है, इस मेरे भाई से पूछिए कि वहां के लोकल नेताओं को ये पैदा नहीं होने देते। कोई नेता माझे से आया, कोई दुआबे से आया। ठीक है। ये शर्म की बात है। ठीक है सरवनदीप जी, समय थोड़ा सा कम है। मैं शशि वीर जी के पास ही सीधा चला जा रहा हूं, क्योंकि आपने आखिर में सवाल उन्हीं पर उठाए हैं। दिनेश जी, अब थोड़ा सा रुकना होगा सर। देखिए, अभी मैं शशि वीर जी के पास सिर्फ एक बार गया हूं, मुझे उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। प्लीज प्लीज दिनेश जी, नहीं ऐसे नहीं सर, प्लीज प्लीज। शशि वीर जी, अब लकीरें खींचेंगी तो समाधान तो होगा नहीं, क्योंकि आपने भी कहा कि भावनात्मक मुद्दा है। हल कैसे होगा? क्या बैठकर बातचीत का कोई समाधान? इनका हर जगह मुद्दे को हर मुद्दे के ऊपर पहले बात जिस तरीके से लड़के हुए हैं, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे वो बीजेपी के पास में गवर्नमेंट थी, ये मसले उसी टाइम खड़े हुए हैं। ये मसले को 1-2 दिन में नहीं आई। ये खड़े के लिए हमारा सेंस चाहिए, पंजाब का सेंस चाहिए, पंजाब के हर नेता का सेंस चाहिए, हर किसान का सेंस चाहिए। ये जो कंट्री ना वो बिल्कुल पंजाब। ठीक है शशि वीर जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन मैं आपकी बात समझ पाया। उसको एक लाइन में जाकर अब मैं मलकानिया जी से जवाब दूंगा, पर संक्षेप में फाइनल रिएक्शन। ठीक है शशि जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, हम लोग प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी बात को समझाऊं। मलकानिया जी, लंबे समय से ये मसले चले आ रहे हैं, पॉलिटिक्स भी इन मुद्दों पर हो रही। उधर से पंजाब कह रहा है 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, हरियाणा भी कह रहा कि हमारा भी हक है साहब। अब समाधान किस ओर आप देख रहे हैं, बहुत संक्षेप में? देखो, ये बड़ी क्लियर बात है कि अगर पंजाब कहता है कि हमारी राजधानी है चंडीगढ़, तो हरियाणा भी उसमें पंजाब का हिस्सा था, ज्वाइंट पंजाब था, तो हरियाणा का जो हिस्सा है उसकी राजधानी भी पंजाब थी। और जहां तक चंडीगढ़ का यूटी का जो यूटी इसमें स्टेटस है, वो किसी का नहीं। जो 60 और 40 का रेशो है वो विधानसभा में है या यूनिवर्सिटी में, हाई कोर्ट में, इनमें है। और जो जमीन है, लेने देने का सवाल है, जो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कमरे खाली कराने की कोशिश की। अब आप पूछोगे SYL का पानी का डिसीजन भी हो सका, फिर भी नहीं ले सके। जब तक हरियाणा के नेता मिलकर ये बात नहीं करते कि हमें जो है विधानसभा में हिस्सा चाहिए, या अगर जमीन दे दिया, अब चंडीगढ़ में जो जमीन है कोई संस्था लेती है, हिमाचल भी 7.1 का हिस्सा मांगता है, वो भी हिमाचल भवन के लिए जमीन मांगता है, तो उसको भी पैसे देकर जमीन लेनी पड़ी। अगर अब हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन मांगता है तो हरियाणा ने अगर जमीन के बदले जमीन दे दी है तो कोई बड़ी बात नहीं। जमीन चंडीगढ़ को भी 2 एकड़ एक्स्ट्रा मिल रही है और हरियाणा को भी चंडीगढ़ में जमीन मिल रही है विधानसभा में, और केंद्र ने दी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इस पे पंजाब का कोई हक नहीं बनता, पंजाब कोई उंगली नहीं उठा सकता। परंतु हमें मुद्दे को नहीं भड़काना चाहिए कि किसानों को लड़ा रहे हैं, फलाने को लड़ा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, विधानसभा की बात, ठीक है, यानी मुद्दे पर रहकर उसके समाधान की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा अहम है। दिनेश जी, बहुत संक्षेप में चाहूंगा, बहुत संक्षेप में दिनेश जी, एक लाइन में। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। है कि राजीव लोंगोवाल समझौता होने नहीं दिया। भैया, मैंने ये कहा था राजीव लोंगोवाल समझौता हो चुका था,
उसका विरोध किया गया हुए समझौते का 2 साल तक लगातार। मैंने ये कहा, अरे आप पहली बात। सत्ता में थे तो सुनिए, लागू सुनिए। कर देते, आपकी मैं कह इच्छा रहा हूं, शक्ति सुनिए नहीं थी ना, सुनिए कभी भी इच्छा शक्ति सुन नहीं थी। लीजिए। आपने आप सिखों का नरसंहार सुन करके लीजिए, सुन 84 में, लीजिए। अरे सुन चलिए लो, ठीक है आप नेहा जी, सीधी बातों बहुत को जल्दी सुन से रहे हैं एक लाइन में उत्तर। नेहा जी कुछ कहना चाह रही है एक लाइन में, नेहा जी बहुत जल्दी से प्लीज। दिनेश जी रुकिए, समय नहीं है, अब समय नहीं है। नेहा जी बहुत जल्दी से। पराग जी, जो मलकानिया जी का पॉइंट ऑफ व्यू आया है, मैं उस बात के लिए मलकानिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगी कि आपने एडवोकेट होने के साथ साथ इतनी सही बात आकर रखी। पंजाब का इस विषय में हस्तक्षेप करना बनता ही नहीं है। उनकी सहमति हो या ना हो, ये केंद्र की बात है। केंद्र ने जमीन दी, हमने जमीन के बदले ठीक है, जमीन दी। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो तीखे शब्दबाण एक दूसरे राज्यों के नेताओं की तरफ से एक दूसरे को लेकर छोड़े जा रहे, वो थमे और एक समाधान की ओर कदम आगे बढ़े और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें। यही उद्देश्य होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। राम राम। अरे ऋषि